Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 28, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 676 to question number 700. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 676 और क्वेश्चन है हमारा अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स. एक फेलिंग सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन इंटरनल इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज और चौथा ऑप्शन इंटरनल डिसइकोनॉमीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकोनॉमीज. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकोनॉमीज. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है जिस वजह से चीजें महंगी हो गई हैं. ठीक है, तो इससे सप्लाई कर्व एक हिसाब से फेल हो जाता है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 677. क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन. जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ज्यादा इलास्टिक कब होती है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन शॉर्ट पीरियड, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग पीरियड, तीसरा ऑप्शन मार्केट पीरियड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन long period. Option B is the correct answer for the given question. Elasticity of supply is more elastic in long period. Long period में elasticity of supply ज्यादा इलास्टिक होती है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 678 और क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है. वी हैव फोर ऑप्शंस. मतलब क्या चीज सिमिलैरिटी एक हिसाब से. पहला ऑप्शन the responsiveness of quantity supplied to a change in price. दूसरा ऑप्शन measurable only qualitatively. तीसरा ऑप्शन not measurable और चौथा ऑप्शन none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा elasticity of supply like elasticity of demand is the responsiveness of quantity supplied to a change in price. मतलब दोनों में सिमिलैरिटी प्राइस है. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड राइज करता है. तो ये जो प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस, ये डिमांड को भी इफेक्ट करता है और ये सप्लाई को भी इफेक्ट करता है. जब प्राइस हाई होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है, जब प्राइस लो होता है तो सप्लाई कंपैरेटिवली लो होता है. तो यही सवाल पूछा गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 679. क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में चेंज आ रहा है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज में चेंज आ रहा है. वो पर्टिकुलर चीज इन्होंने हमसे पूछी है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन कंडीशन ऑफ सप्लाई, तीसरा ऑप्शन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में तभी चेंज आएगा जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, कीमत में चेंज आएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 680 और क्वेश्चन है हमारा अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई शेड्यूल इंडिकेट्स. एक सप्लाई शेड्यूल में राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अ डिक्रीज इन सप्लाई, एक दूसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तीसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन सप्लाई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन. देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, सप्लाई कर्व वैसे पहले बनता था, अब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और सप्लाई कर्व ऐसे बन रहा है. तो जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मतलब सप्लाई बढ़ गया है. राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई
schedule indicates an increase in supply. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 680 और क्वेश्चन है हमारा when in response to a change in the price a more than proportionate change in the quantity supplied takes place, supply is considered to be. इन्होंने सवाल पूछा है अगर प्राइस, देखिए इन्होंने सवाल पूछा कि when in response to a change in price a more than proportionate change in quantity supplied takes place, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं. मतलब मानिए समझिएगा कि अगर 10% प्राइस चेंज हो रहा है तो 15% सप्लाई चेंज हो जा रहा है, तो इसमें सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी. ठीक है, तो इसमें सप्लाई को हम क्या कंसिडर करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इन इलास्टिक और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलेटिवली इलास्टिक. ठीक है, ये रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है. और किससे रिलेट कर रहे हैं? हम प्राइस से रिलेट कर रहे हैं. किसको रिलेट कर रहे हैं? क्वांटिटी सप्लाइड को रिलेट कर रहे हैं. तो रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है. ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 682 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द चेंज इन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल. इन्होंने कहा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है, ठीक है, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर है तो जो चेंज आएगा ना न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस में वो क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन बी हायर, दूसरा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हायर देन द प्रीवियस प्राइस, तीसरा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर और चौथा ऑप्शन न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन द प्रीवियस प्राइस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है when the greater the elasticity of supply the change in the new equilibrium price will be lower. Option C is the correct answer for the given question. अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने आंसर भी किया है. तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी लोअर. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 683 और क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ कमोडिटी मींस. कमोडिटी के सप्लाई से क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्या समझते हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, दूसरा ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल विद ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द कैपिटल गुड्स, तीसरा ऑप्शन स्टॉक अवेलेबल विद अ सिंगल प्रोड्यूसर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है सप्लाई ऑफ कमोडिटी मींस stock available for consumption. Supply of commodity means option A, stock available for consumption is the right answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 684 और क्वेश्चन है हमारा an entrepreneur who manages his firms has to forego his salary. एक एंटरप्रेन्योर जो अपना फर्म मैनेज कर रहा है और अपनी सैलरी फोरगो कर ले रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर दे रहा है एक हिसाब से, which he could have earned if he had worked elsewhere. जो वो कमा लेता अगर वो कहीं और काम करता तो. The foregone cost is known as, जो foregone cost है ना, जो उसकी सैलरी जो बेचारा एक हिसाब से सैक्रिफाइस कर दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड foregone cost. और इस foregone cost का जो दूसरा नाम है वो क्या है? We have 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन implicit cost, दूसरा ऑप्शन explicit cost, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एक्चुअल कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जो वो मैनेजर, जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपने फर्म को मैनेज कर रहा है, वो अपनी सैलरी फोरगो कर दे रहा है. अगर वो वही काम कहीं और करता तो ये जो फोरगो कर रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है एक हिसाब से, इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 685 और क्वेश्चन है हमारा डैश आर द वैल्यू ऑफ फोरगोन अपॉर्चुनिटीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल कैश पेमेंट. ठीक है, वो कौन सी वैल्यू होती है जो मतलब फोरगोन अपॉर्चुनिटीज में हम खो देते हैं जिसका कोई फिजिकल कैश पेमेंट हमें नहीं मिलता. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एक्चुअल कॉस्ट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
Option A, implicit cost. Implicit cost are the value of foregone opportunities that do not involve any physical cash payment. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 686 और क्वेश्चन है हमारा Which of the following cost is not included in the books of accounts? इनमें से कौन सा कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता? ठीक है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कौन सा कॉस्ट इंटर नहीं करते, मतलब कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं मिलता हमको. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टैक्सेस और चौथा ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एंट्री होती है क्योंकि बिजनेस के बाहर के लोगों को हम उन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो पेमेंट हम करते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बाहर से हमने कुछ भी लिया, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी खर्चा हुआ, बाहर का पैसा जिसे हमें बाहर के लोगों को पे करना है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दूसरा कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमें बतानी पड़ती है, टैक्सेस भी बताना पड़ता है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 687. क्वेश्चन है हमारा डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट टू अदर पार्टीज. इनमें से किसको हम एक्चुअल कॉस्ट कहेंगे जो हम एक्चुअली दूसरी पार्टीज को पे करते हैं? मतलब डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट, इनमें से कौन सा एक कॉस्ट है, मतलब लागत है. हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत. ठीक है, लागत का मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट के पर यूनिट को बनाने की जो कीमत होती है, कॉस्ट होता है. ठीक है, तो डैश कैन बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट टू अदर पार्टीज. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन हिडन कॉस्ट और चौथा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, explicit cost. Explicit cost can be defined as a cost that involves actual payment to the other parties. Option B is the correct answer for the given question. Explicit cost, देखिए implicit cost में हम खुद को क्या पेमेंट करेंगे, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, हम अपने बिजनेस में अपने फर्म में हम एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो खुद को हम कोई एक हिसाब से पैसा नहीं देते, हम फोरगो कर देते हैं वो सैलरी वैलरी जो भी, अगर वही चीज हम दूसरे के यहाँ कर रहे होते थे. लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या है कि हमारे अंडर अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसको तो पैसे देने पड़ेंगे ना. तो पेमेंट टू अदर पार्टीज, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन बी, जिसकी एंट्रीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करके दिखाते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 688 और क्वेश्चन है हमारा डैश इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इनमें से क्या इंक्लूड करता है, मतलब क्या इंक्लूड करता है सारे के सारे जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पेमेंट करते हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट और चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 689 और क्वेश्चन है हमारा Dash costs are important in short-term decision making of the firm to determine the output at which the profits can be maximized. ठीक है, कौन सा कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए? ठीक है, ताकि डिटरमाइन किया जा सके टू डिटरमाइन द आउटपुट एट विच द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज, ताकि वो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए या बेच पाए जिसमें हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है संक कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म टू डिटरमाइन द आउटपुट एट विच प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज. सही बात है, मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने प्रॉफिट को, मतलब हम अपना आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं कि इतने आउटपुट में हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमें रिकवर हो जाएगा, उसके बाद हम किस प्राइस पे बेचें या कितना और यूनिट्स हम सेल करें ताकि हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 690 और क्वेश्चन है हमारा डैश कॉस्ट इज द टोटल एडिशनल कॉस्ट दैट अ फर्म हैज टू इनकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ मेजर मैनेजरियल डिसीजन. एक फर्म को वो कौन सा कॉस्ट इनकर करना बहुत जरूरी है इन द टोटल एडिशनल कॉस्ट
जिससे एक मेजर मैनेजरियल डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है किसी भी फर्म के लिए, ताकि मेजर मैनेजरियल डिसीजंस लिया जा सके। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है ना, ये टोटल एडिशनल कॉस्ट के अंदर आता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है संक कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और चौथा है मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल एडिशनल कॉस्ट that a firm has to incur as a result of implementing a major managerial decisions. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 691, और क्वेश्चन कह रहा है डैश कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म्स लेवल ऑफ आउटपुट इज 0। ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो फर्म को पेमेंट करना बहुत जरूरी है, पेमेंट करता भी है फर्म, अगर फर्म का आउटपुट अगर 0 है तो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इट्स एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म्स लेवल ऑफ आउटपुट इज 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 692, क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट फंक्शंस कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक डिराइव्ड फंक्शन है, लेकिन ये डिराइव कहां से किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड फंक्शंस, दूसरा ऑप्शन सप्लाई फंक्शंस, तीसरा ऑप्शन आइसोक्वांट फंक्शंस, और चौथा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन डी, प्रोडक्शन फंक्शन। जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिराइव किया गया है प्रोडक्शन फंक्शन से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 693, और क्वेश्चन है हमारा अ कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद चेंज इन। जो कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करता है ना, कॉस्ट का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है विद चेंज इन व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आउटपुट, दूसरा ऑप्शन इनपुट, तीसरा ऑप्शन टेक्नोलॉजी, और चौथा ऑप्शन वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट। अ कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मतलब जो आउटपुट है ना, अगर आप एक यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका आउटपुट 1 यूनिट हो गया, तो आपकी कॉस्ट क्या है? तो यही तो कॉस्ट फंक्शन बताता है कि फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1 यूनिट प्रोडक्शन में। अगर आप वही चीज अपना आउटपुट बढ़ा करके आप 10 यूनिट्स कर दो तो ये चीजें चेंज हो जाएगी, 100 यूनिट्स कर लीजिए तो चीजें चेंज हो जाएगी, 1000, 10,000, 1 लाख यूनिट्स कर लीजिएगा तो आपका कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करेगा कॉस्ट विद चेंज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 694, क्वेश्चन है हमारा The cost function indicates the functional relationship between total cost and, जो cost function है वो indicate करता है functional relationship total cost के बीच में और किसके बीच में। ठीक है, we have 4 options। पहला ऑप्शन total input, दूसरा ऑप्शन fixed cost, तीसरा ऑप्शन total output, और चौथा ऑप्शन variable cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, total output। The cost function indicates the functional relationship between total cost and total output. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 695, क्वेश्चन है हमारा if the firm's output level is below the short run capacity of the firm। ठीक है, अगर फर्म का जो आउटपुट लेवल है ना वो उसके शॉर्ट रन कैपेसिटी से बिलो है, बिलो मतलब कम है। शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म काम कर रहा है तो शॉर्ट रन कैपेसिटी से भी अगर नीचे अगर कोई फर्म काम कर रहा है ना, तो आगे कह रहे हैं इट इज डैश इट्स प्लांट्स एंड मशीनरी, तो अपने प्लांट एंड मशीनरी को किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर यूटिलाइजिंग, दूसरा ऑप्शन फुल्ली यूटिलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन ओवर यूटिलाइजिंग, और चौथा ऑप्शन एक्सप्लॉइटिंग। तो देखिए अगर शॉर्ट रन से भी नीचे काम कर रहा है, बिलो द लेवल ऑफ शॉर्ट रन, इसका मतलब फुल्ली ओवर एक्सप्लॉइटिंग तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अंडर यूटिलाइजिंग। आप कम इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन का लेवल हो गया ना वो क्या है, वो शॉर्ट रन कैपेसिटी जो है ना फर्म की उससे भी नीचे हो गई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 696, क्वेश्चन है हमारा
एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डैश कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन फॉर्म का है ना, मतलब अगर हम स्केल ऑफ ऑपरेशन को अगर एक्सपैंड कर दें तो इट इज अ पार्ट ऑफ डैश फंक्शन। इनमें से किसका किस कॉस्ट फंक्शन का वो पार्ट होता है? एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन, और चौथा है बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लॉन्ग रन। अब समझिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का एक पार्ट है एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 697, और क्वेश्चन है हमारा डैश स्टडीज द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू, कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से क्या स्टडी करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एनालिसिस या कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्केड्यूल स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू? क्या स्टडी करता है? रिलेशनशिप, जो फर्म के इंटरनल रिलेशनशिप है ना, रेवेन्यू का, कॉस्ट का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन ब्रेक इवन एनालिसिस और चौथा ऑप्शन डिमांड सप्लाई स्केड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेवेन्यू, कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 698, और क्वेश्चन है हमारा डैश इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट change in the selling prices, fixed cost and variable cost on the output level that is to be achieved before the firm starts earning operating profit. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन ब्रेक इवन एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड, अब आप इसे ना आंसर में पुट करके देखिएगा और आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि सही है कि गलत है। कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट्स चेंज इन सेलिंग प्राइसेस, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द आउटपुट लेवल दैट इज टू बी अचीव्ड बिफोर द फर्म स्टार्ट्स अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 699, क्वेश्चन है हमारा द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू इज नोन एज। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे जो टोटल कॉस्ट है ना वो रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सपेंशन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन शटडाउन पॉइंट और चौथा ऑप्शन फोकल पॉइंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700, और क्वेश्चन है हमारा एट ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म्स, ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म्स का क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे जो फर्म का प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है? दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट्स आर मिनिमम, तीसरा ऑप्शन लॉसेस आर मैक्सिमम और चौथा ऑप्शन रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट ब्रेक इवन पॉइंट्स द फर्म्स रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, रेवेन्यू इक्वल्स कॉस्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे और कुल मिलाकर के 700 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप एंड बिलीव कि 700 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में हमारे पेज को लाइक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, हैव अ गुड डे।